हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान ना घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 का जो पेपर आयोजित हुआ था, उसका हम लोग मैथ पोर्शन हल करने जा रहे हैं। और विश्वास मानिए, यह वही आयोग है जो आपकी पेट परीक्षा लेगा। तो इस आयोग ने जैसा मैथ का पेपर दिया है, आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता पेपर आपकी पेट परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाने में समर्थ हैं, तो आप पेट एग्जाम के मैथ के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देरी के और सॉल्व करते हैं यह प्रश्न पत्र लोअर पीसीएस 2019 का। सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, यदि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं और यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। देखिए, जो ए पाइप है यह जो टैंक को भरता है या 24 घंटे में भरता है। जो बी पाइप है यह 30 घंटे में भरता है। अब देखिए, अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भरेंगे। तो आप क्या करें, इन दोनों का पहले लासा ले लें। 24 और 30, इनका लासा आएगा 120। तो आप मान लें कि जो पूरी टंकी है उसकी कैपेसिटी जो है वह 120 लीटर की है। पूरी टंकी की जो कैपेसिटी है वह 120 लीटर की है। तो अगर भाग किया जाए 120 में 24 से, तो एक की इफिशियंसी निकल आएगी। तो 24 पंचे 120, तो ये 5 बार जाएगा और 30 से भाग किया जाए तो 30 चक्कू 120। इसका मतलब यह 5 इफिशियंसी ए की है और 4 इफिशियंसी बी की है। तो वही हमसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों को ए और बी को साथ में खोल दिया जाए तो यह कितनी देर में भरेंगे। तो टोटल जो वर्क है, मतलब कि जो उसकी टोटल कैपेसिटी है 120 लीटर भरना है और भरना दोनों को एक साथ में है। तो 5 + 4 मतलब कि 120/9। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 चक्कू 12, 40/3 आएगा। और 40 में अगर आप 3 से भाग करते हैं तो 3 × 1 = 3, 10 और 3 × 3 = 9। तो आप देखेंगे यह जो आएगा यह 13 होल 1/3 आवर आएगा। तो इसका मतलब 13 आवर और 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब हुआ 1 आवर में 60 मिनट। तो 3 × 2 = इसका मतलब 13 आवर और 20 मिनट। 13 आवर 20 मिनट, यह इस प्रश्न का उत्तर है। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, उनका मासा 5 है। तो लासा ज्ञात करें। आप यह फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर = LCM × HCF। तो आगे देख लें, दो संख्याओं का गुणनफल या 1600 दे रहा है और उनका जो HCF है वह 5 है। तो हमसे LCM पूछ रहा है। तो इस 5 से आप डिवाइड कर दें। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 0 320, यह उन दोनों नंबर्स का LCM हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:7 में है। देखिए, एक मिश्रण है, उसमें मिल्क है और उसमें वाटर है। तो यह 3:7 जो है, इस अनुपात में मिल्क और वाटर पहले है। और कह रहा है 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। मतलब कि यह जो अनुपात है, इस अनुपात को हमें 2 और 5 का बना देना है। तो कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आप पहले देखें, यह पहले अनुपात दिया गया है और यह अनुपात बाद में दिया गया है। यह अनुपात 3:7 पहले का था, यह बाद का अनुपात है। तो मिलाया क्या गया है, इसमें मिश्रण में मिलाया गया है, बाद में पानी मिलाया गया है, इसका मतलब वाटर मिलाया गया है। तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं मिल्क भी बदल गया है। तो आप मिल्क को सेम करिए। मिल्क को सेम करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, इसमें 3 की गुणा कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, जो मिल्क और वाटर को आपने यहाँ पे जब मिल्क को सेम किया, क्योंकि मिल्क नहीं मिलाया गया है, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14 और 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। तो आपने देखा मिल्क सेम हो गया है। और अब हमारे पास कितना मिल्क बढ़ गया है, आप यहां पर अच्छा यहां पर आप पहले देखें कि 60 लीटर का मिश्रण था। तो यहां पर पहले जो मिश्रण है वह टोटल कितना है, तो 14 और 6 कितना है, यह 20 का है। और यह 20 किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो इसका मतलब 1 किसके इक्वल होगा, 60/20। इसका मतलब 1 जो रेशियो इक्वल होगा 1 = 3 के इक्वल है। तो अब जो हमारा वाटर मिलाया गया है वह कितना वाटर यहां पर बढ़ा है, तो आप देखेंगे 14 से 15 हुआ है। तो इसका मतलब एक बढ़ गया है और एक की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3 निकल के आई है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि उसमें 3 लीटर पानी मिलाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आप आगे देखेंगे दो संख्याओं का लासा, उसी प्रकार का प्रश्न है। 1920 और मासा 16 है, उसमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमको सेकंड नंबर ज्ञात करना है, तो हमको LCM × HCF
और अपान में फर्स्ट नंबर इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 16 8 128, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 0 240 इस प्रश्न का आंसर है। एक समकोण त्रिभुज में कोण ए 90 है, एडी लंब बीसी, तो सही का चयन करें। मैं आपको यहाँ पर कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है और यह जो है कोण 90 है, इसको मैंने बोल दिया ए बी सी, और इस ए से मैंने कर्ण पर जो है यहाँ पर भी मैंने लंब खींचा और इसको नाम मैंने दे दिया डी। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं और यहाँ पे समरूपता के नियम लगते हैं। कौन से नियम लगते हैं? समरूपता के नियम लगते हैं, और उन समरूपता के नियमों से कुछ प्रमेय निकाली जाती हैं। तो आप उन प्रमेयों को ध्यान रखें। जैसे अब यहाँ पर जो यहाँ पर 4 आपको नियम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से नियम देखने को मिलेंगे? जो पहला नियम आपको देखने को मिलेगा, इस साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। उसी तरीके से आप यहां पर इस साइड का स्क्वायर करें तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, सी डी इंटू सी बी। उसी तरीके से आप क्या करें, इस साइड का स्क्वायर करें, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। और अंत में यह ए बी और ए सी की गुणा, ए बी गुणा ए सी, यह इक्वल होगा बी डी गुणा सी डी, बी डी गुणा सी डी। तो इस तरीके से हमारे कुछ रिजल्ट निकलने हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज में कोण 90 है और एडी लंब बीसी है, तो आप यह कोण इस तरीके से इसको, इस त्रिभुज को एक झुकाकर कुछ इस तरीके से बना हुआ मान लें। तो यहाँ पर कह रहे हैं इन 4 में कौन सा सही होगा। तो अच्छा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, यह लिखा हुआ है। तो आप देखें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, यह तब सही हो जाता है जब बी डी इंटू बी सी लिखा होता, तो इसलिए यह हमारा गलत है। आगे देख ले, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी लिखा है, बी डी इंटू ए डी, या तो इसमें कहीं नहीं बताया मैंने, तो यह भी गलत है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, यह सही हो सकता था अगर बी सी इंटू बी डी लिखा होता, तो यह भी गलत है। और अंत में लिखा हुआ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे देख लेते हैं। सरल कीजिए 6 की घात 1/2, 6 की घात 1/4, 6 की घात 1/8। आप यहाँ पर देख रहे हैं इनमें सब में गुणा हो रही है और सबका आधार 6 ही है और अनंत तक जाता है। तो आपको एक बात पता है कि अगर गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब 6 की घात 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/8, इस तरीके से यह अनंत तक जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि जो ऊपर जो घात है उसमें यह एपी नहीं या जीपी बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आप रेशियो देखें तो 1/4 का 1/2 से रेशियो देखेंगे तो यह हमारा, यह 2 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 2/4 या 1/2। इसी तरीके से अगर आप 1/8 और 1/4 का रेशियो देखें तो यह 4 ऊपर जाएगा और नीचे 8 आएगा, यह भी 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आर, यह जीपी बन रही है, तो आप पहचान गए जीपी है। और इस जीपी का पहला टर्म क्या है? 1/2 है। तो जीपी के अनंत पदों का योग क्या होता है? जीपी के अनंत पदों का योग होता है 1a/1 - r। अब इसमें पहला पद क्या है? 1/2 है, और 1 - r, r कितना है? 1/2 है। 1/2 और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा, और यह कट के कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा पद दिया था 6 की घात 1/2, 1/4 और 1/8 ऐसा था, और यह अनंत तक था। तो इसका जो सम आया वो कितना आया? 1, और 6 की घात 1 होता है 6, और यह हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 55 है, तो बी और सी पर बने बाहरी कोणों का योग। कोई त्रिभुज एबीसी है तो हमसे यह कह रहा है कि कोण ए जो है यह 55 है, यह कोण 55 है, तो कह रहा बी और सी पर जो बाहरी कोण बन रहे हैं यह, इनका योग क्या होगा? तो अच्छा, आप एक बार बता दें, त्रिभुज के तीनों कोणों का तो योग 180 होता है। तो यहाँ पर कोण ए 55 है, तो बी और सी का योग क्या आ जाएगा? बी और सी का योग हमको निकालने के लिए 180 में से हम लोग 55 माइनस कर लें तो यहाँ पर 125 हमारा बी और सी इसका योग आया। ये जो अंदर वाले हैं इनका योग आया। तो बाहर वाले कोणों का योग क्या होगा? तो एक लाइन पे बने कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 180 यहाँ से, 180 यहाँ से, तो 360। तो अगर 360 में से इन दोनों का योग घटा दें, 360 में से अगर इन दोनों का योग घटा दें 125, तो बाहरी कोणों का योग हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 5 और 4 में से 2 और यहाँ पर 3 में से 2 to 5 आ जाएगा। तो 2 to 5 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देख लेते हैं। A रेशियो B, B रेशियो C और D रेशियो C हमको दे रहा है, तो कह रहा है ABCD का रेशियो क्या होगा? अच्छा, आप देखें A रेशियो B हमको दे रहा है 2/9 रेशियो 1/3। इसको आप
फ्रैक्शन से हटा दें तो आप क्या करें, 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 9 से यहाँ कर दें जो दोनों में बड़ा है। तो आप देखेंगे 9 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2:3। अब यहाँ पर B/C देखें तो 2/7 और 5/14 लिखा हुआ है। तो आप 14 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 14 से यहाँ करें, 14 14 कट गया, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4:5 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर D/C दिया हुआ है तो आप इसको C/D लिख लें। तो D/C दिया हुआ है 7/10, 3/5, तो आप इसको 3/5 और 7/10 लिख लें, क्योंकि मैं C/D लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, ये 10 10 काट लें, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6:7। तो आप देखेंगे A/B, B/C और C/D हमारे पास आ गया। तो अब आप मात्र इतने से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आप इन चारों में देखें कि किस आंसर में जो है 2:3 A और B में है, B और C में इतना रेशियो, C आप पहले में देखें यहाँ पर 16 और 24, तो आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, या 8 से काट लें तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 2:3 तो आ गया। लेकिन जब आगे चेक करेंगे तो 24 और 25 का क्या रेशियो 4:5 बनेगा, नहीं बनेगा, तो यह आंसर हमारा गलत हो जाता है। 18 और 24 यहाँ पर आप 2 से काटें तो ये 12 आ गया, उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3:4 आ रहा, और जबकि यहाँ पर A/B का 2:3 था, इसको भी काट लें। यहाँ पर देखें 16:24, 16 और 24 आप इसको काटेंगे तो 16 और 24, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से काटते हैं तो ये 12 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आपको दिख रहा है 2:3 A और B का है। फिर 24 और 30 को चेक कर लें, 24 में आप देखेंगे 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 4:5 B और C का भी मिल रहा है, और C और D 30 और 35, 30 और 35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 6 चारों रेशियो हमको दिख रहे हैं, C आंसर हमारा सही है। 3,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा, जब ब्याज वार्षिक दे हो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं A = P1 + R/100 की पावर n, तो इससे हम लोगों को बहुत समय लगेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि 10% वार्षिक। अब देखिए, हमने आपको 1% का वीडियो बताया तो मैंने कहा था यह आपके लिए आसान हो जाएगा। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। इसका मतलब एक साल में ब्याज 10 से 11 हो जाता है। एक साल में ब्याज कितना हो जाता है, 10 से 11। यहाँ पर आपके पास समय कितना है, 2 वर्ष 4 माह, तो पूरे 2 वर्ष हैं, 4 माह, तो यहाँ पर भी इसको वर्ष में बदलिए, तो 4 में आप 12 से भाग कर दीजिए, तो इसका मतलब 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष। तो जब यहाँ पर जब पूरा कंप्लीट वर्ष लिया जाएगा तो इसे 10 से 11 कर देंगे। 10 से 11 कितने सालों के लिए करेंगे, 2 सालों के लिए, तो 10 से 11। लेकिन जब 1/3 मतलब कि 1/3 क्वार्टरली लिया जाएगा तो 1/10 में 1/3 की गुणा कर दी जाएगी, तो यह हो जाएगा 1/10 × 30, तो इसका मतलब यह हो जाएगा 30 से 31, 30 से 31। तो आप यहाँ पर देखें, इन तीनों की गुणा करें तो यह हमारा आ जाएगा 3000, यह हमारा आ जाएगा 3000, और यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो 11 11 जा 121, 121 और 131 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 121 और 31 की, तो आप देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, उसके बाद 3 2 5 6 1 7, 3751, 3751। अगर देखा जाए तो हमारे पास मूलधन या था, लेकिन 2 वर्ष 4 माह के बाद में हमारे पास जो रुपया जो मिश्रधन हो गया वह 3751 हो गया। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज आप देख लें, 3751 में से 3000 घटाएंगे तो 751 रुपया ब्याज हो जाएगा। 751 रुपया हमारा आंसर है। आगे देख लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है। यह एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना हुआ है जिसमें DAB यह कोण 75 दिया हुआ है और DBC यह कोण 60 दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है BDC इस कोण का मान पूछ रहा है। यह बहुत आसान हो जाएगा। आपको अगर प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, विपरीत कोण बराबर होते हैं। यह 75 है तो यह कोण भी कितना हो जाएगा, 75, 75 हो जाएगा। तो कह रहा है इस कोण का मान क्या होगा। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप 75 और 60 को ऐड कर लें तो यह 135 हो जाएगा, और यह एक त्रिभुज बनना है तो 180 में से आप 135 को माइनस कर लें तो यह 45 का एंगल बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार के बहुत प्रश्न आते हैं। 0.125 और यह इसका स्क्वायर है 0.125 का स्क्वायर, और यह है 0.004 का स्क्वायर, और नीचे लिखा है 0.125 और प्लस 0.004। तो आप जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसे प्लस में आएगा, एक बार यह प्लस में आएगा, और एक बार इसे माइनस में ले लेंगे 0.04 को, और नीचे आप देखेंगे 0.125 और प्लस 0.004, यह और यह कट जाएगा। यह हम इसको माइनस कर लेंगे तो 125 में से जब 4 जाएगा तो 121 कुछ आंसर आपको दिख जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। x + 1/x का = 3, तो इतना क्या होगा। तो आप क्या करें, इन दोनों पे स्क्वायर कर दें। तो इसका स्क्वायर करेंगे x²
प्लस 1/x² और प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 9। इस 2 को इधर माइनस कर लेंगे, 9 में से 2 जाएगा, हमारा आंसर 7 नजर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ का अगर आपको फार्मूला याद है तो ये होता है a प्लस b और a² मतलब कि 0.73 का स्क्वायर और प्लस 0.27 का स्क्वायर और माइनस ab होता है तो 0.73 इंटू 0.27 और नीचे जो वही चीज़ लिखी हुई है, जो ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये और ये कट जाएगा। हमारा आंसर आप इसमें जोड़ेंगे तो 1 दिख जाएगा, 1 हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है एवं उनका मासा 33 है। देखिए दो संख्याएं हैं x और y, उनका योग जो है कह रहा है 528 है, तो उनका मासा भी कह रहा है कि 33 है। तो मासा का मतलब क्या है कि उन नंबर में कॉमन चीज जो होती है वह मासा होती है। तो अगर कहने का मतलब क्या है कि 33, इन दोनों में जो कॉमन चीज होगी वह 33 होगी। तो इसका मतलब क्या हम लोग इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉमन है अगर तो इनकी मल्टीप्लाई 33 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 528। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 528/33। तो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 8 बचेगा, 11 8 जा 3 से काटेंगे, ये 16 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 16 है। हमसे क्वेश्चन यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है, उनका मासा 33 है। तो योग से हम लोगों ने एक संभावित कंडीशन निकाल ली कि x प्लस वाई की वैल्यू 16 हो सकती है। आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्न लिखा हुआ है ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी जिसमें x प्लस वाई का योग 16 हो। अब याद रहे कि जो कॉमन चीज थी उसको तो हम काट चुके हैं, लेकिन अब जो चीज होगी वो कॉमन नहीं होगी, अब वो प्राइम नंबर होंगे। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जिनमें दोनों का योग 16 बनना हो और वो प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप देखेंगे एक हमारा बनेगा एक, क्या हमारा 1 और 15 बन सकता है, 1 और 15 बन सकता है। देखिए 15 तो अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ देखना चाहें तो इसके अलावा आप देखेंगे हमारा 11 और 5, इन दोनों का यह एक संभावना बन सकती है। 9 और 7 यह संभावना बन सकती है, और 3 और 13 यह भी संभावना बन सकती है। और इसके अलावा आप कुछ और देखना चाहें तो 11-5 हमारी एक संभावना बन गई, और इसके अलावा आप 13-3 यह संभावना बन गई। 9-7 आप शुरुआत से लेकर के 1 से लेकर के 16-15 तक, 1 से लेकर 15 तक ऐसे दो नंबर्स का चयन करें जितनी संभावनाएं बना सकते हैं कि उनका योग 16 हो। ठीक है, तो अब वो कंडीशन रहे कि वो प्राइम नंबर हों, वो अभाज्य संख्याएं हों। तो 1 और 15 आप लेंगे तो 15 तो अभाज्य नहीं है, फिर आप 2 और 14 लेंगे तो 14 भी अभाज्य नहीं है, 2 तो चलिए प्राइम है। ठीक है, उसके बाद 3 और उसके बाद में आप 13 लेंगे, 3 और 13 तो हो गया। उसके बाद में आप 4 और 12 तो अभाज्य नहीं है, 5 और 11 इसको हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद में 6 और उसके बाद में 10 तो अभाज्य नहीं है, 6 भी नहीं है। और 7 और 9 को तो लिख चुके हैं, 8 और 8 तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप 9 और 7 लिख चुके हैं। फिर 10 और 6 छोड़िए। उसके बाद में आप 11 और 5 लिख चुके हैं। तो और उसके बाद में तो इस तरीके की 12 4 भी नहीं बनेगा। और उसके बाद में आप देखिए तो 13 और 3 लिख चुके हैं, 14 और 2 या भी बस 3 संभावनाएं बन रही हैं, तो इस प्रश्न का आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखिए 2 बिंदु 7,3 और 4,-1, इनके बीच की दूरी क्या है? तो यह x1 y1 है और यह x2 y2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से जब 7 जाएगा तो -3 और यह -4 का होल स्क्वायर, यह 9 बनेगा और यह 16 9 25, और इसका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आपको बहुत आसान मिलेंगे। कितने वर्ष में 19,200 की राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 4,032 होगा? तो देखिए 19,200 की राशि है, आपके पास फार्मूला जो है A = P1 + R/100⁴n। ठीक है, तो यह अमाउंट लिखा होता है। हमारे पास राशि कितनी थी 19,200, 4,032 का ब्याज बन गया, तो राशि हो कितनी गई? तो 2 3 2 9 4 13 और यह 2 3 2 3 2 23,232 राशि बन गई। और यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 19,200 था। अब हमारे पास जो दर है वह रेट कितने का है 10% का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेट लिख दीजिए 10% का, और नीचे आप क्या लिख दीजिए 100, इसकी पावर कितनी लिख देंगे n। तो 19,200 को आप इसके नीचे भेज करके 19,200
और यहाँ पर आप देखेंगे यह 1/10 बनेगा, 11/10 की घात n बनेगा। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो अब इसको आप काटेंगे तो यह अंत में जो है आपको जो है अंत में यह दिखेगा कि यह 121 आएगा और यह अंत में 10 आएगा, ठीक, या 100 आएगा। तो आप देखेंगे कि 121 11 और यह 10 का वर्ग होता है, तो 11/10 की पावर n, तो n की वैल्यू 2 वर्ष हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 2 वर्ष। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, एक शंक्वाकार तंबू है हमारा, और उस तंबू के आधार की त्रिज्या ये जो r है, यह r जो है 7 मीटर दे रखा है, और इसकी ऊंचाई जो है यह 24 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसको बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा, ठीक है, मतलब कि कपड़े की हमसे लंबाई पूछी है। तो आप देखें, पहले तो जो कपड़ा लगाया जाएगा वो इसके वक्रपृष्ठ पर लगाया जाएगा, और इसका वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वह होता है पाई RL। पाई का मतलब 22/7, R 7 है, L ये है, और इसको निकालने के लिए √R² + H² किया जाता है। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, आप जोड़ेंगे तो 625, उसका वर्गमूल 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लें, इसकी गुणा कर दें, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 550 मीटर स्क्वायर, इतना हमारा वक्रपृष्ठ लगेगा। अब कपड़े की लंबाई हमको निकालनी है, तो यह जो आया ये हमारा क्षेत्रफल ही तो है, और क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 1.25 है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 550/1.25, डेसिमल हटा के 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, और आप इसको 5 से काट लें, 25 से काट लें, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 2200 आएगा। उसके बाद में 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 440 मीटर, या हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल, या सरल प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 14 है, उनका अंतर 10 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल निकालें। आप जोड़ें तो 2x और ये 24 आ जाएगा, x की वैल्यू 12 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें मान रख लें, तो x और इंटू वाई हमसे पूछा है, तो 12 दूना 24 हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। 2x² + 3x - 5 में क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो जाए। तो किसी में जब कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो उससे बड़ी प्राप्त होती है, तो आप इसमें से इसको घटा दें, ठीक है। तो x² - x + 1 में से घटा दें इसको, तो घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा, -3x और +5 घटाएंगे तो x² में से 2x, ये -x² बचेगा, -x - 3x - 4x, और 5 और 1 6, -x² - 4x + 6 इस प्रश्न का उत्तर है। किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो दरअसल हम लोग फार्मूला जानते हैं, SI = PRT/100। अब कोई धन दुगना हो रहा है मतलब कि अमाउंट जो है वो पहले के प्रिंसिपल का दुगना हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा। जब आप 2P में से अमाउंट प्रिंसिपल घटा देंगे तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट P बना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट P है, और प्रिंसिपल P, रेट को ही हमको शायद रेट को ही हमको बताना है, और टाइम कितना है 8 वर्ष है बटे 100। आप PP काट दें तो यहाँ 1 बचेगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/8। 100 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसको 4 से काट दें, 4 × 2 = 8, और ये 25 आ जाएगा। 25/2 का मतलब 12.5% होता है। अब कह रहा है इसका मतलब इसको हल करने पे क्या आंसर आएगा, तो x, इससे आप लिख सकते हैं x की पावर AB, और नीचे आएगा x की पावर AC, तो नीचे से घात में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में है, सेम बेस है, ठीक है, AC। और आगे इसी तरीके से x की पावर BC और -x की पावर AB, और गुणे x की पावर AC - x की पावर BC। अब गुणे में है तो सबकी घातें क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगी, तो जोड़ लें इनको, BC - AB और प्लस AC - BC। तो आप क्या करेंगे, -AC + AC + BC - BC - AB + AB, तो x की घात 0 का मतलब 1 इस प्रश्न का उत्तर है। अब यह देखिए हल करने वाला प्रश्न है, तो आप इसको सबसे अंदर वाले कोष्ठक से हल करें। तो पहले तो आप इसको सही से लिख लें, 2 × 2 = 3/2 लिखा है, -1/3 और ये 1/6। 2 3 6 का एलसीएम हमको 6 दिख रहा है, तो 2 3 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 2 1 = 2, 6 1 जा तो यहाँ 1 आ जाएगा। और इंटू में क्या कर दें, 1/2 कर दें, और यह 4 1 = 4, 1 5/4 आप इसको लिख लें, या कुछ यहाँ का हल कर रहे हैं हम लोग। और इसे 4 2 = 8, 1 9/4 डिवाइड करना है, 2 7 = 14, 1 15/2 माइनस। अच्छा अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 6 और 6 कट जाएगा, ये 1/2 बचेगा। यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ 5 आएगा, 2 2 = 4, यहाँ 2 आ जाएगा। और डिवाइड कर रहे हैं 9/4 से -15/2। तो आगे आप देखेंगे माइनस लगा हुआ है, तो 15/2 और माइनस आप देखेंगे 9/4 क्रॉस करें, 4 और 5 में से 2 जाएगा 3,
तो आप ये देखेंगे 4 4 काट दिया, 3 3 जा 9, तो हमारा अंत में बचा 5 15/2 माइनस 3, 2 3 जा 6, 15 में से 6 घटाएंगे 9/2। इस प्रश्न का उत्तर है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। आगे देख लेते हैं, 3 अंकों की संख्या जो 17 से विभाजित हो। तो 3 अंकों की ऐसे कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं, यहाँ पे कितनी संख्याएं होंगी जो 17 से विभाजित होती हैं। तो 3 अंकों से जो पहली संख्या आप जानते हैं, फर्स्ट नंबर जो 3 से डिवाइड 17 से डिवाइड होता है वो 17 छक्का 102, ठीक है। और जो अंतिम नंबर आप चेक करेंगे तो अंतिम नंबर जो आपको मिलेगा वो 986 मिलेगा। तो यह अंतिम नंबर 17 से डिवाइड होने वाला है और प्रारंभिक नंबर 102 3 अंकों का जो 17 से डिवाइड होता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी, हमसे n पूछ रहा है कितनी संख्याएं होंगी। तो हम लोगों को एक बात हम लोगों ने पढ़ी है, एपी अगर हम लोगों ने पढ़ा है समांतर श्रेणी, तो हम लोग जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, मतलब कि nवां पद 986 है, पहला पद 102 है, n माइनस 1 और d का मतलब जब 17 का गैप होगा क्योंकि 17 से विभाजित हो रही है। 102 आप इधर माइनस कर लेंगे तो 986 में से 102 जो आप माइनस करेंगे तो 884 बचेगा, और 884 और ये 17 जो मल्टीप्लाई में ये अपान में आ जाएगा n माइनस 1। तो आप देखेंगे 17 बचे 85, 3 बचेगा, 17 दूना 34 और यहाँ 52 बचा, -1 इधर प्लस कर लेंगे तो 52 और 1 53। इसका मतलब 100 से लेकर 3 अंकों की जितने 53 संख्याएं जो हैं वह 17 से विभाजित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोअर पीसीएस 2019 का मैथ का पेपर सॉल्व किया है, और उम्मीद है आप इन प्रश्नों का लेवल समझ पाए होंगे। और इस प्रकार के प्रश्न यूपी SSSC ने पहले पूछा है, तो आप मान सकते हैं कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को लगाना प्रारंभ करें और खुद से प्रैक्टिस करके देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।